आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाई, आवाज आ रही है ना? चेक करो आप लोग। राधे राधे भाई, अंजलि, हेमलता, आई एम फाइन। साद मलिक, हाउ आर यू? चलिए, तो क्या आ रही थी रे प्रंजल? हाँ तुम टाइम पास करते हो। हरे कृष्णा भाई, आकाश फरकरे, हाउ आर यू? चलिए, तो क्या हम आज का खेल शुरू करें भाई? कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? प्रोजेक्टर पढ़ लिया था बच्चों। कल प्रोजेक्टर कंप्लीट हो गया था। आई होप आपको बात चमक गई थी, है ना बच्चों? प्रोजेक्टर जो कल पढ़ा था उसको शॉर्ट में बता दूं मैं। ये लेंस लगाया था यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लाइट का स्रोत रखा था, लाइट का सोर्स रखा था। ये सी बिंदु था, इसलिए इससे करंट जो गई वो वापस इस पे लौट के आई, गई तो लौट के आई। ठीक है, अगर यहाँ पे इस दर्पण को नहीं रखते तो ये जो किरणें हैं ये चली जाती फालतू में, लेकिन अच्छी बात है ये सब लौट के आ गई। सर दो ही आई क्या? अरे नहीं यार, सब आई यार, जो भी थी वो सब आई, दो दिखाते हैं बस हम। ये फायदा हुआ, इतनी सारी किरणें वेस्ट जाती जो वेस्ट नहीं गई है। ठीक है, कल मैं पाइका मैंने नहीं पूछ रहा था, कोई और शिवम था। चलो चलो, जो भी शिवम है इतना क्या सोचता है, मुझे तो हाँ चलो छोड़ो छोड़ो, देखो ध्यान दो। चलो, तो ये जो लाइन है, ये जो इधर की किरणें वेस्ट जाती है, तो वेस्ट नहीं गई, अच्छी बात है। सर ये कहाँ गई? तो भाई साहब यहाँ हमने ऐसा एक ये दर्पण रख दिया। आपको पता है इसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी के बराबर ही आती है, इसकी भी एफ आती है और इसकी भी कितनी आती है? एफ आती है। सर फिर इसको ऐसे तोड़ के क्यों रखा? ताकि मैक्सिमम एरिया में ये किरणें ले पाए, ये मैक्सिमम एरिया में किरणें ले पाए। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका ये फोकस है। हाँ सर ये फोकस है, किसका फोकस है? ये दर्पण मिरर का, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, ये लेंस है, इसका फोकस बिंदु भी है। तो लेंस फोकस से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है, तो ये समांतर आपतित किरणों का समांतर बीम प्राप्त करने के लिए हमने ये सब नौटंकी की थी। इसे बोलते हैं कंडेंसर यूनिट। कंडेंसर यूनिट नाम है इसका। इसका काम क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा, इसका काम क्या है? समांतर बीम प्राप्त करने का, समांतर बीम प्राप्त करने का। बहुत बढ़िया, समांतर बीम ही क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि सर हमें जिस वस्तु को बड़ा करना है उसको हम यहां रखेंगे, इसकी लंबाई मान लो L है और इसकी हाइट मान लो h है, लंबाई L है, जो भी है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है ये। इसके हर बिंदु की चमक बराबर होगी, तो जो इमेज बनेगी उसकी हर बिंदु की चमक भी बराबर होगी। अब ये जो बिंदु वस्तु है, इसको अपन ने एक लेंस लगाकर मान लो ये ई लेंस है, ये ई लेंस है, इसकी फोकस f और इसके 2f के बीच में रख दिया, तो 2f के परे इमेज बनती है, 2f के परे। तो ये इमेज यहां पर बनी, जो बड़ी बनी, उल्टी बनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इमेज बड़ी बनी। तो इमेज बनी बड़ी, तो एरिया ऑफ इमेज वो बना m² इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एरिया को बोल दिया एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये संबंध अपना आ गया था। आई होप यहां तक कोई क्लियर, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इंटेंसिटी उल्टा होता है एरिया का, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज वो बना था इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे m²। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो I प्रोपोर्शनल टू 1/a, विद क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पे m² गुणा में आता है या भाग में आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2f और ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया अपना। तो ये मैंने आपको शब्दों में बोला भी था और आपने अपने शब्दों में लिख लिया होगा। आपका बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है जो मैं धीरे धीरे आपको लिखाऊं, पहले हमने ऐसा किया फिर हमने ऐसा किया। इसमें याद रखने वाली बात सिंपल ये है, कंडेंसर यूनिट का क्या काम है? किरणों का पैरेलल बीम देना, आपतित किरणों का समांतर बीम प्राप्त करना इसका काम है। ये बिंदु क्या होता है? दर्पण का C और इसका F। ये बिंदु वस्तु कहां रखते हैं? F और 2F के मध्य। कौन से लेंस? ये वाला लेंस के मध्य। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया था प्रोजेक्टर था भी ये। आज अपन बात करेंगे बच्चों कैमरा। जितना सिलेबस में है उतना। आप दुनिया भर के कैमरे की चीजें पूछोगे मुझसे, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। कैमरे के बेसिक कॉन्सेप्ट, अरे कैमरा भी कौन सा? पुराने जमाने का वो वाला कैमरा,
आजकल तो भैया क्या क्या नहीं आ गया है ना। तो हम पुराने जमाने के उस कैमरे की बात करें तो उसका बेसिक सिद्धांत क्या था। ठीक है, चलिए फिर भी कुछ नॉलेज आपको मिलेगी नए कैमरे के बारे में भी, ध्यान दो। कैमरा, कैमरे में क्या करते हैं बच्चों, कैमरे में वस्तु को हम किस लेंस का यूज कर सकते हैं, हम बोलते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे उस लेंस में। उत्तल लेंस को रखा हमने और वस्तु को रखा फोकस और 2f। वस्तु को कहां रखते हैं, यहां रखते हैं अनंतों में, ताकि इसका इमेज छोटा बने। ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं 2f और अनंत के मध्य। आप में से कोई बच्चा मुझे बताए इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज कहां बनेगी, ये आप लोग बताएं अब मुझे, जल्दी बताओ। आपको पता चल जाएगा मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, कितना पढ़ रहे हो, आ क्या रहा है, कितना पढ़ रहे हो, कहां बनेगी इसकी इमेज। अनंत और 2f वाली वस्तु की इमेज कहां बनती है, f और 2f के बीच में, बहुत बढ़िया। अच्छा, बड़ी बनती है कि छोटी बनती है, छोटी बनती है। ये हाइट ऑफ इमेज, ये था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कैसी बनती है इमेज, छोटी बनती है, छोटी बनती है, रियल बनती है। उल्टी को सीधा करने का तरीका हमें पता है तो कोई खास बात नहीं है। भाई साहब कैमरे से आप ये तो करते हो, 6 फुट का आदमी, उसकी इमेज छोटी सी, क्या तुम कैमरे में जब इमेज निकालते हो तो क्या 6 फुट की बड़ी वो देता है कि तुम्हें, ये लो आपकी इमेज। बड़ी वस्तु का छोटा इमेज कैसे बनता है, ये लो यार, ये सिंपल कैमरे का कंसेप्ट है। वस्तु को 2f और अनंत के बीच में रखते हैं तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है, ये कैमरे का सिद्धांत है। क्या आप ये शब्द लिख लोगे, वस्तु को उत्तल लेंस के 2f और अनंत के बीच में रखने पर हमें उसकी इमेज f और 2f के बीच में बनती है जो कि छोटी होती है। क्या आप लोग ऐसे लिख लोगे, जरूरत पड़े तो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आता है बस, वस्तु को कहां रखा, तो हमने देखा अनंत व 2f के बीच कहीं कहीं रख दिया, और इमेज कहां मिली, 2f व f के बीच कहीं कहीं बीच में, ऐसे नहीं बिल्कुल सेंटर में, कहीं बीच में। चलो अब इसमें एक और बात आती है जिसमें क्वेश्चन एक बार आया, इस पर क्वेश्चन बस एक बार आया बहुत सालों में, छोटी सी बात थी। कैमरे में, ये कैमरे का सिद्धांत है, यह कैमरे का सिद्धांत है, कैमरे का सिद्धांत है। चलिए बच्चों, इसमें एक शब्द होता है फोकल नंबर, फोकस संख्या, फोकस संख्या। जब आप कैमरा खरीदने कभी जाते हो या आप इवन मोबाइल भी लेते हो, उसमें एक शब्द होता है बच्चों f/d, f/d। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं। ये एग्जाम्पल, आपको कैमरा लेते वक्त ऐसा कुछ अगर किसी की दुकान हो तो वो ऐसा दिखता है। कभी कैमरा लोगे तो उसमें एक शब्द लिखा होता है f/2.6, f/3.2 या f/4.1। सर ये क्या होता है, तो बच्चों जब कैमरे आप लेते हो उसमें एक मिनट भाई, ये मैंने क्या किया, हाँ सही एक मिनट, मोबाइल ये ला भैया, ठीक है। मेरा जो लेंस मैं यूज कर रहा हूं, ये लेंस कैमरे का लेंस, मैंने माना कि कैमरे का लेंस जो है ये है ऐसा। अब इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर समझते हो आप, व्यास, वो है इसका कैपिटल डी, इसी को बोलते हैं एपरेचर। ये वर्ड पहले भी आया था लेंस में, अपर्चर, है ना। इसका व्यास, जितना ज्यादा व्यास होगा उतनी ज्यादा किरणें कैमरे पे आएगी, उतनी ज्यादा हमारी पिक्चर सफेद अच्छा मस्त बनेगी। उतनी ज्यादा डी फॉर व्यास है, अपर्चर है। जितना बड़ा ये लेंस होगा उतनी ज्यादा किरणें लेंस के ऊपर आएगी, देखो ज्यादा किरणें आएगी यहां पर, तो हमारी इमेज ब्राइट बनेगी। तो आप बोलते हो ना कि कौन सा कैमरा बढ़िया रहेगा, जिसका डी ज्यादा रहे वो कैमरा बढ़िया रहेगा।
ठीक है ना। तो इन सब में बेस्ट कैमरा कौन सा है, अगर अपन इसको देख के लें तो भैया ये ज्यादा है तो ये अच्छा कैमरा है। फोकल नंबर आता है, फोकस संख्या कैमरे में लिखी होती है। कैमरा खरीदने जाओगे छोटे छोटे शब्दों में जहां उसकी डिटेल होती है वहां ये होता है। तो भैया जितना ज्यादा डी, मैं लिख देता हूं यहां पे, डी ज्यादा तो अच्छी ब्राइट इमेज बनेगी, ब्राइट इमेज बनेगी। एक तो ये वाली बात है, फोकल नंबर, ठीक है, कैमरे में लिखा होता है। चलिए एक और बात करते हैं अपन, एक और बात करते हैं। चूंकि इंटेंसिटी बराबर होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो भैया ई का फॉर्मूला बन जाता है IAT। ई का मतलब आपतित ऊर्जा, ऊर्जा जो भी है। आई का मतलब है तीव्रता। अब समझे ध्यान से, पहले वाले कैमरे को जब ऑन करते थे तो उससे कुछ प्रकाश निकलता था जो वस्तु पे पड़ता था। क्या आपको याद आ रहा है? कैमरे में अपन जैसे ऑन करते थे उसमें लाइट निकलती थी, वो वस्तु पे पड़ती थी, ऐसा होता था। तो भाई वो एनर्जी है, वो ऊर्जा जो जितनी भी होगी वो फिक्स होगी। अपन जैसे भी कंपनी का कैमरा यूज कर रहे हैं उसमें जो भी लाइट का सोर्स लगा होगा उसका जो भी ऊर्जा होता होगा वो फिक्स है। तीव्रता का मतलब है कि भाई साहब जिस रूम में मैं फोटो खिंचा रहा हूं वहां एक लाइट जल रही है कि दो की तीन की चार, कितने बल्ब जल रहे हैं, वो है तीव्रता। ए का मतलब है कि मान लो ये मेरा लेंस है तो इसका क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल, मैं आपको ध्यान से बताऊं बच्चों, ये वाला जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से समझो। मान लो लेंस ये है, ये लेंस है, ये अगर लेंस है इसको मैं पूरा बना दूं ये, तो इसमें इस क्षेत्रफल को, ये क्षेत्रफल है, ये एरिया है मेरा एरिया, इसको मैं बोल सकता हूं पाई आर स्क्वायर, या आपको पता है त्रिज्या जो होती है उसका डबल व्यास होता है, d बराबर 2r। तो एरिया को मैं पाई और r की जगह d/2 लिखूंगा तो d²/4 भी लिख सकता हूं मैं। क्या बात चमक रही है अपन को? इसका क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल। जिस लेंस का प्रयोग आप कर रहे हो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है भैया ए। क्या बात समझ में आ गई? पूरा लेंस का क्षेत्रफल, ये बीच का व्यास है, ये लेंस गोलाई में होगा यार, गोलाई में होगा तो यहां को क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है। चलिए टी है एक्सपोजिंग टाइम, कितनी देर में फोटो खींची, कितना समय लगा इसमें होने में, इमेज कैप्चर करने में कितना टाइम लगा, उसे कहते हैं एक्सपोजिंग टाइम। ये है फोटो खींचने में लगा टाइम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोजिंग टाइम। एक्सपोजिंग टाइम। तो भैया कितनी ऊर्जा निकली वो फिक्स है, तीव्रता कितने बल्ब जल रहे हैं, एरिया ये है ये। अब इसमें सर बताना क्या चाहते हो आप, अब समझे ध्यान से। हम ये बताना चाहते हैं कि भाई साहब ई तो फिक्स है, ई तो फिक्स है। अब अगर ई बराबर IAT हुआ और आपने केस 1 लिया कि जब एरिया फिक्स हो जाए, ए बराबर फिक्स हो जाए, मतलब आप कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो ये फिक्स हो जाए। मान लो मैंने कहा कि मैं ये वाला कैमरा यूज कर रहा हूं तो इसका एरिया तो फिक्स है, तो वो फिक्स हो गया। जब ई फिक्स है, ए फिक्स हो गया, तो बताओ ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, तो आप बोल सकते हो I इंटू टी बराबर क्या, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो गया, मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1/t। एक्सपोजिंग टाइम जितना कम होगा तीव्रता उतनी ज्यादा होगी। अगर बहुत जल्दी फोटो खिंच गया तो तीव्रता ज्यादा आएगी, फोटो खींचने में टाइम लगा तो तीव्रता कम हो जाएगी। मतलब टाइम पास वाली बात है, लेकिन अब पूछता है तो मैं क्या करूं।
सर आपके पैड बैच के लेक्चर सब यूट्यूब पर हैं जिस पर 1 लाख+ व्यूज हैं। क्या बात कर रहा है यार। समय भाई एक लिंक भेजना मुझे, समय भाई मुझे लिंक भेजना एक बार। मतलब ये अच्छी बात है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि गुस्सा हूं, मैं तो खुश हूं भाई, अच्छी बात है। एक बार लिंक भेजना मुझे, है ना। एक बार लिंक भेजना, मैं तो देखूं यार, क्योंकि मैं सब क्या है कि इस मामले में थोड़ा कच्चा रहता हूं, ये मामलों में मैं थोड़ा सा, है ना। आप मुझे बताओगे तो क्या चल रहा है तो हम भी देखें। मुझे लिंक भेज दे, नंबर तो तेरे पास है ही सी, है ना। नंबर तो देख, नंबर तो है ही सी, भेज देना। चल ठीक है, मेरा फोन रखा है मैंने। चलो चलो, वो भेजेगा तो बच्चों मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। वो भेजेगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो 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 चलो, ये समझ में आ गया। दूसरा बढ़िया। अब मैं केस 2 लेता हूं। केस 2 में बच्चों मैंने आई बराबर नियत रख दिया, मतलब जितने बल्ब जलाने थे मैंने जला लिए। भाई जिस आदमी का फोटो लेना था, मैंने जितने बल्ब जलाने थे वो जला लिए। तो बताओ, ई तो नियत है, आई नियत हो गया, तो आपको दिख रहा है 80 बराबर नियत हो जाएगा, 80 बराबर नियत हो जाएगा। अरे बराबर ई बराबर आई 80 था, जब ये नियत तो क्या ये नियत हो गया 80? बिल्कुल। तो बताओ टी समानुपाती हो गया 1/एरिया। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखते रहना, मैंने अभी अभी आपको बताया एरिया बराबर होता है πr², और इसको πd²/4 भी बोल सकते हैं। तो एरिया प्रोपोर्शनल टू d² है। देखते रहना, देखते रहना। तो भैया अगर नीचे a है तो मैं इसको समानुपाती बोल दूं 1/d²। हाँ बोलते जाना भाई। क्या एरिया समानुपाती d² है तो क्या ये सही है? अच्छा, मैंने अभी अब आपको पढ़ाया था फोकल नंबर जो होता है वो होता है f/d। तो फोकल नंबर समानुपाती है 1/d के। तो बताओ फोकल नंबर का स्क्वायर, फोकल नंबर का स्क्वायर क्या ये समानुपाती होगा 1/d² के? फोकल नंबर का स्क्वायर समानुपाती होगा 1/d² के। बताओ क्या होगा कि नहीं होगा? अरे होगा भाई लोग। चलो तो बताओ, इसको समानुपाती में बोल सकता हूं फोकल नंबर का स्क्वायर। अब ये एक बार पीएमटी में आया था बस, एक्सपोजिंग टाइम किसके समानुपाती होता है? तो फोकल नंबर के स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या सही है भैया? टी प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसने जो मुझे भेजा है ना, ये तो कोई बायोकर है, तो मेरा वाला थोड़ी है। अच्छा अच्छा, है EMI 3। इसमें कहाँ 1 लाख व्यू दिख रहे हैं तुझे? कुछ भी दिख रहा है क्या? कुछ नहीं बच्चों, है ना, कुछ नहीं, टाइम पास बोल रहा है। छोड़ो 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 चलो छोड़ो बच्चों, है ना, जो भी है।
वैसे अगर कोई ऐसा यूट्यूब पे कर रहा है तो अपने आप फिर वो पकड़ लेंगे, तो फिर वो ब्लॉक मतलब चैनल को ब्लॉक कर देंगे ये लोग, है ना। वैसे तुम्हें तो कोई फायदा है नहीं, तुम्हें तो पढ़ना ही है यहाँ पे, तो पढ़ो यार मस्त यार। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, आपको मेन क्या याद रखनी है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, वस्तु अनंत और 2f के बीच में होती है, इमेज f और 2f के बीच में बनती है, छोटी बनती है, और फोकल नंबर प्रोपोर्शनल टू, सीधा सीधा चाहे तो आप ये याद कर सकते हो 1/a 1/d स्क्वायर, फोकल नंबर का स्क्वायर, चाहिए तो याद कर सकते हो। ये आई थी एग्जाम में एक बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये नीट में एक बार पूछा था बस, जीवन में एक बार। ठीक है भाई, चलिए ठीक है बच्चों। अब हम अगले 5 मिनट में सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बच्चों हम लोग आवर्धन को देखना चाहते हैं। एक वर्ड होता है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, वो क्या होता है वो देखो। अब कुछ बेसिक बातें, एक वर्ड होता है मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। एक आवर्धन तो मैंने आपको पढ़ाया था, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों ये अलग चीज है, ये क्या है ध्यान से समझना, ये अलग चीज है। टेलीग्राम पर भी देते हैं, हाँ देते तो हैं, लेकिन मुझे तो नहीं मिला अभी तक कि हमारे आरंभ बैच के लेक्चर टेलीग्राम पे है ना। टेलीग्राम पे मुझे पता है जितने भी पेड कोर्स होते हैं सब दे देते हैं टेलीग्राम पे, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक, किसी को दिखा है तो मुझे बता सकता है। चलो बाकी लोग इधर देखो। मैग्निफिकेशन होता है बच्चों थीटा बटे थीटा नॉट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारी गाड़ी अभी कुछ ही समय में सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरफ प्रस्थान करने वाली है, और इस गाड़ी की यहां पर 10 मिनट में आने की संभावना है। तो कृपया आप मैग्निफिकेशन को ध्यान से देखें, क्योंकि मैग्निफिकेशन बेस है, आधार है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी, इन सब में ये काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। मैग्निफिकेशन मतलब थीटा अपॉन थीटा नॉट। एक मैग्निफिकेशन अपन ने देखा था, अपन ने जो पढ़ा था वो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूं, उसको भी लिख देता हूं। हमने पढ़ा था लेंस में आवर्धन m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो सही था, वो गलत नहीं है। ये क्या है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो? प्रकाशिक उपकरणों में आवर्धन। मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, प्रकाशिक उपकरणों में, जैसे सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, तो उनमें आवर्धन का फॉर्मूला अब ये यूज करेंगे। चलिए थीटा क्या है? उपकरण द्वारा आंखों पर बनाया कोण, ये है थीटा, बटे ये क्या है? आंख पर उपकरण, आंख पर वस्तु द्वारा बनाया मैक्सिमम कोण। थीटा को तो हम प्रश्नों के साथ ही समझेंगे, थीटा नॉट को हम समझ लेते हैं। समय ठीक है भाई, चलेगा समय भाई, ठीक है। चलिए अब मैं थीटा नॉट को थोड़ा बताना चाहता हूं, थीटा नॉट को आपको बताना चाहता हूं, समझना। मान लो एक वस्तु है, ये वस्तु है O1 O2, ये दो वस्तुएं हैं, या फिर इसको मान लो ये एक ही वस्तु है, चलो इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया।
वस्तु की हाइट, कोई O1 O2 वस्तु, O1 O2 वस्तु है की हाइट। इस वस्तु को हमारी आंख देख रही है, ये प्यारी आंख, ये आई इसे देख रही है। तो वस्तु ने आंख पर जो कोण बनाया, थीटा, उसे बोला थीटा नॉट। मान लो इस वस्तु की इससे दूरी थी D1, ये दूरी थी, तो थीटा नॉट कल आपने पढ़ा था बच्चों, ये कोण कम है, तो बताओ क्या लिखोगे, टेन थीटा लगभग थीटा, या फिर चाप बराबर थीटा इंटू त्रिज्या, उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो चाप बराबर थीटा इंटू त्रिज्या, क्योंकि कोण कम है, तो चाप बराबर, चाप कितना है H नॉट, चाप कितना है H नॉट बराबर थीटा इंटू त्रिज्या कितनी D1, तो थीटा नॉट का मान H नॉट बटे D1। आप टेन थीटा से भी कर सकते थे, वो एक ही बात है। क्या ये सबको आ गया? क्या ये सबको आ गया? आंख देख रही है, आंख पर कोण थीटा नॉट बना है, इसकी दूरी D1 है, इसकी हाइट H नॉट है। जल्दी बताओ ये आ गया? बढ़िया। थीटा नॉट का मान H नॉट बटे D1 आया। मैंने आपसे कहा थीटा नॉट का मान मैक्सिमम चाहिए, तो आप समझ गए सर ये जब मिनिमम होगा तब कोण मैक्सिमम होगा। और आपको पता है D1 का मिनिमम मान बराबर कैपिटल D बराबर 25 सेंटीमीटर है। सर आपने बताया था 25 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा ढंग से देखने के लिए। हाँ सर बिल्कुल सही है, 25 सेंटीमीटर पर इतना पड़ेगा यार। तो थीटा नॉट का मान मैक्सिमम हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे कैपिटल D। ये थीटा नॉट का मैक्सिमम मान है किसी भी वस्तु के लिए जिसकी हाइट H नॉट हो। ये वस्तु की हाइट के लिए फिक्स हो गया, ये वस्तु की हाइट के लिए। अब D हमें पता चला गया 25 सेंटीमीटर होता है, तो थीटा क्या होगा ये तो पता ही चल जाएगा। क्या आप लोग कर लोगे भाई? अरे कर लोगे भाई, कर लोगे भाई? चलिए, अरे कर लोगे, चलिए बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट अभी कैसे कि यूज करेंगे इसको अभी देखना, ये बेसिक था ना, याद रखना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे पहला उपकरण। अब हम स्टार्ट करते हैं। उपकरण पहला, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। सर पिक्सल क्या होता है? मोहम्मद अजीम, पिक्सल नाम सुना बच्चों आप लोगों ने? पिक्सल पिक्सल का मोबाइल आता है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। जितना ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उतनी ज्यादा फोटो अच्छी दिखेगी। सुना आपने? ध्यान से देखना। अजीम, मोहम्मद अजीम जिसने क्वेश्चन पूछा, बताओ कौन सा कलर के डॉट दिख रहे हैं?
आंसर दो बच्चों, कौन सा कलर के डॉट दिखे, कौन सा कलर के डॉट दिखे? आपने आंसर दिया व्हाइट, बढ़िया। अब बताना कौन सा कलर के डॉट दिखे? तो आपने आंसर दिया रेड। अब बताना कौन सा कलर के डॉट दिखे? तो आपने कहा सर येलो। अब बताना कौन सा कलर के डॉट दिखे? ध्यान से नहीं देखा हो तो समझ में नहीं आएगा। मैंने हर बार कलर बदला है और ये मेरी ईमानदारी है कि मैं बोल रहा हूं आपसे, मैंने हर बार कलर बदला है। ये तो मैंने कुछ 4-5 कलर यूज किए, मैं करोड़ों रंग यूज करके जो बनेगा उसमें आपको पूछूं कि एक पॉइंट जो है उसे बोलते पिक्सल। मैं इस प्रकार करोड़ों रंग यूज करूं और फिर कहूं इसका एक एक पॉइंट, उसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल है, एक एक पॉइंट पिक्सल है। 50 मेगा पिक्सल का मतलब है 50 इंटू 10 की घात 6 इतने टाइप के कलर्स और उसके पॉइंट्स इसमें थे। एक पॉइंट में इतने सारे कलर का मिक्सचर कुछ था, वो एक पॉइंट मतलब इतनों में से एक, 50 इंटू 10 की घात 6 में से एक। और भाई साहब इतनी क्लियरिटी, बहुत बढ़िया सर। सर एप्पल के फोन से तो ऐसा लगता है बिल्कुल क्या कलर है सर। और सर मेरे नोकिया के डब्बे से जो फोटो खिंचता है सर धुंधली आती है, उसमें सब कलर ही नहीं आते। एप्पल के तो सब कलर बढ़िया दिखते हैं। पिक्सल पिक्सल पिक्सल, ये एक एक पॉइंट को पिक्सल बोलते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स है ना, ये पिक्सल है। ठीक है, चलिए आपको इंजीनियर नहीं बनना भाई, छोड़ो। चलो चलो आ जाओ वापस से, चीटी मर गई, चीटी मर गई। चलो 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 वापस आओ। चलिए अब देखिए ध्यान से, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें हमने क्या किया, इसकी थ्योरी क्या है, वस्तु को इसको मैंने बोला कि यार ये वस्तु है कोई, बहुत बढ़िया। इसका ये एक्सिस है, हाँ एक्सिस है। इसकी फोकस को बोल दो मान लो FO और इसको बोल दिया 2FO। ठीक है, ये ऐसा मैंने लिखा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है मान लो। ठीक है, या लेंस है यार जो भी है, F ही लिख दो इसको। ठीक है, F ही लिख दो। मुझे छोटी चीज बड़ी दिखनी चाहिए, बहुत बढ़िया। मैंने कहा प्रकाशिक केंद्र और F0 के मध्य वस्तु को रख दो। क्या आपको मैंने बोला है, सिखाया है, जब वस्तु ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में होती है तो इसकी इमेज कैसे बनती है? एक किरण ऐसे जाती है और ऐसे निकलती है, दूसरी किरण सॉरी मैंने गलत बना दिया। एक किरण ऐसे जाती है तो इधर भी इसका फोकस होगा F0, इधर होगा 2F0। मैंने आपको सिखाया पूरा। एक किरण फोकस से गुजरेगी मान लो, दूसरी किरण सीधा इससे गुजरेगी। इनको पीछे मिलाने पर ये कहीं ना कहीं यहां पे बनेगी। ये इमेज बड़ी बनी, अब वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनी, बड़ी बनी, वस्तु की तरफ बनी। इसको बोल दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी वस्तु से लेंस से दूरी को UE बोल दो, UE बोल दो। ठीक है, ये वो लेंस है जिससे इधर हमारी आंख है, ये देख रही है, आंख इसको देख रही है। मैं यहां से देख रहा हूं और भैया वो कीटाणु का फोटो इतना बड़ा बना, तो ये हमारी आंख है। इसको FO की जगह FE लिख दो तो एक जैसा हो जाएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होगा अपन को। FE, इसको FE, इसको 2FE बोल दो।
बच्चों यहाँ पे एक ही लेंस है। जब दो लेंस होते हैं ना तो आंख के पास वाले लेंस को बोलते हैं अभिनेत्र लेंस और वस्तु के पास वाले लेंस को बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। यहाँ एक ही है इसलिए यहाँ पे दो स्पेशल नाम नहीं है। तो आंख देखा तो ये बन गया। क्या देखा आपने? मुझे बताओ क्या उपकरण कौन सा है? सर ये जो दिख रहा है, उपकरण ने आंख पे एंगल कितना बनाया? थीटा। उपकरण द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या थीटा है? हाँ सर थीटा है। मैंने लिखा उपकरण द्वारा आंख पर बना कोण जिसे आप थीटा बोलते हो। तो बताओ थीटा कितना होगा? तो भाई साहब मैं बड़ा करके बना दूं। ये एंगल अगर थीटा है तो सोचो ये सामने वाला एंगल भी कितना होगा? इसको भी थीटा ही बोलना पड़ेगा। अरे भाई साहब अगर ये एंगल थीटा था, हमारी आंख यहां पर थी, तो इसके सामने भी थीटा होगा। ये हाइट HO है, ये दूरी UE है, तो tan थीटा बराबर HO अपॉन UE और इसे लगभग थीटा के बराबर ही कहेंगे क्योंकि कोण कम है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि कोण कम है, कम कोण में ऐसा होता है tan थीटा थीटा के बराबर होता है। तो मुझे बताओ बच्चों थीटा का वैल्यू कितना हुआ? HO अपॉन UE। तो ये HO अपॉन UE समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। इंस्ट्रूमेंट ने आंख पर कितना कोण बनाया? थीटा। तो ये थीटा तो उसके सामने वाले भी थीटा। ये फोटो में बना दिया मैंने अलग से। वो थीटा तो उस सामने थीटा। ये H0 ये UE। थंब दे दो फटाफट से। तुम जितना स्पीड से समझोगे उतना स्पीड से आगे बढ़ेंगे। आज मैंने रिकॉर्डेड बैच खत्म कर दिया भैया। वे ऑप्टिक्स लास्ट था उसमें पढ़ा दिया। चलिए ये हुआ थीटा। अब रुको। हम जानते हैं थीटा नॉट कितना होता है? HO अपॉन D। अभी किया था मैंने, ये रहा HO अपॉन D थीटा नॉट। भाई अगर उस कीटाणु को डायरेक्ट सामने रखा जाता जिसको हम देख तो नहीं पाते, लेकिन मान लो रखते वस्तु को जिसकी हाइट HO है, तो भाई साहब इसने आंख पर कितना कोण बनाया? मैक्सिमम। तो थीटा नॉट का वैल्यू H अपॉन D होता है, आपको याद है? ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। हमसे क्या पूछता है? हमसे मैग्निफिकेशन पूछता है, आवर्धन पूछता है। आवर्धन पूछता है हमसे, आवर्धन क्षमता पूछता है हमसे। उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर, MP। मैग्निफिकेशन पावर वो क्या होता है? थीटा बटे थीटा नॉट। थीटा का मान ये रहा HO अपॉन UE, तो HO बटे UE और थीटा नॉट का मान HO बटे D। HO से HO कट गया, ये बच गया D अपॉन UE। भाई साहब मैग्निफिकेशन पावर का आंसर आ गया D अपॉन UE। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता T अपॉन UE होता है। सॉरी, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, सर एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट को तो जहां रखेंगे वहां रखेंगे, वो तो ठीक है सर जो भी है, सर ये वस्तु कहां बन रही है? मैंने कहा कहीं भी बन सकती है। उस बच्चे ने कहा सर देखो मेरी आंख तो यहां पर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी, सर आप ये ध्यान रखना कि इसकी इमेज D से पहले ना बने। मैंने कहा क्यों? सर मेरी आंखें D 25 सेंटीमीटर से पहले देख नहीं पाती। पता चले मैं खरीद के लाया और इमेज बनी D से पहले, देख ही ना पाऊं। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, मतलब मुझे UE को, वस्तु की दूरी को इस प्रकार एडजस्ट करना पड़ेगा
कि इमेज कम से कम या तो डी पर बने या फिर मैक्सिमम अनंत पर बने, क्योंकि अनंत पे मुझे दिखता है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इमेज डी से पहले ना बने, मेरी आंख यहां है तो भैया 25 सेंटीमीटर से पहले इमेज ना बने, उससे बाद में बने। और दूर कितना बने कोई दिक्कत नहीं, अनंत तक बने कोई दिक्कत नहीं। क्या बात समझ में आई कि इमेज बनने की दो ऑप्शन है, या तो अच्छा इमेज कहां बना, ये रहा इमेज, ये इमेज है, हाँ ये इमेज है। इमेज की दूरी क्या लिखेंगे इसे, क्या इसे वीई लिखेंगे? अगर वस्तु की दूरी यूई है तो वीई क्या, इमेज की दूरी। मैं लिख दूं यहां पर, या फिर यहीं कहीं लिख दें क्या, यूई बराबर लेंस से वस्तु की दूरी, और वीई बराबर क्या है, लेंस से इमेज की दूरी। ये लेंस से वस्तु की दूरी है, लेंस से इमेज की दूरी है। अबे कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें बच्चे की बात सही लगी कि सर वीई का मान कम से कम डी हो, ज्यादा से ज्यादा अनंत हो? ठीक है, सही बात है। अब मैंने कहा, अब मैंने लिया केस वन। जब इमेज डी दूरी पर बने, क्योंकि उससे पहले बने तो दिक्कत हो जाएगी, हमें दिखेगा नहीं, डी दूरी पर बने तो मुझे, अर्थात वीई बराबर डी हो तो उसके लिए यूई की गणना, भैया मुझे इस फॉर्मूले में वीई है कि यूई है, यूई है, मैं उस यूई को निकालना चाहता हूं जिसके लिए वीई का मान डी आ जाए। मैं वस्तु की उस दूरी को चाहता हूं जिससे कि मेरी इमेज की दूरी डी आ जाए। डी मतलब जहां से मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा भैया वस्तु को ऐसे रखो कि इमेज कम से कम डी पे बने ताकि मुझे दिखे तो सही। तो हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब इमेज डी दूरी पर बने यानी कि वी बराबर डी हो तो उसके लिए यू क्या होगा, उसकी गणना। क्या समझ में आ गई? क्या लाइन समझ में आई? मैं इसी में समझाऊंगा एक बार में, इसके बाद आगे तो मैं धड़ 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 करूंगा, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। ये चीज अपन को 3 बार करनी है, एक बार समझ लो ध्यान से। हाँ चलो सही है। तो लेंस के लिए फॉर्मूला लगाया हमने, लेंस के लिए फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस भी कौन सा है, ये वाला। आपको पता है इसका f बराबर पॉजिटिव होता है? हाँ सर f बराबर पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया। चलो बताओ आप क्या चाहते हो, आप ue का मान चाहते हो कब, जब ve का मान d हो। बिल्कुल, चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर है। क्या फिर आप ध्यान से देखो, इमेज कहां बननी चाहिए, यहां से लेफ्ट में। अरे इधर की दूरियां तो नेगेटिव होती है यार, मैंने सुना है लेंस से इधर की दूरियां नेगेटिव लेते हैं। तो मैं लिखता हूं 1/, इसको कैलकुलेशन करने के लिए v का मान d हो लेकिन इधर है तो -d माइनस 1/ue। अब कोई बच्चा कहेगा सर ue को भी नेगेटिव लिखो क्योंकि वस्तु उधर है। ना 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 ना, अज्ञात का चिन्ह कभी नहीं लगाते। आपको अज्ञात तो निकालना है, ue तो चाहिए, अज्ञात का चिन्ह नहीं लगाते। बराबर 1/, इसका f कितना है, प्लस कर दो। अच्छा अपन ने इसमें सबको f ई, अच्छा f ई लिखा है ना अपन ने, हाँ तो इसके f को f ई लिख दो प्लस का। ये भी चिन्ह परिपाटी, ये भी चिन्ह परिपाटी की, लेकिन ये बिना चिन्ह परिपाटी। क्यों? अज्ञात का चिन्ह नहीं लगाते। बहुत बढ़िया, फटाफट से सॉल्व किया इसे मैंने।
1 अपॉन यूई इधर शिफ्ट किया, थोड़ा गणित जल्दी कर दूं, माइनस 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन एफ ई। सॉल्व करने पर माइनस को कॉमन लिया, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। मुझे परिमाण चाहिए 1 अपॉन यूई का। देखो ध्यान से, वास्तव में तो इसका आंसर नेगेटिव आया है, लेकिन मुझे परिमाण चाहिए, तो परिमाण आ गया 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे 1 अपॉन डी 1 अपॉन यू मिल गया, बढ़िया। अब मैग्निफिकेशन पावर बराबर क्या था, डी अपॉन यूई। इसको लिख सकते हैं डी इंटू 1 अपॉन यूई। 1 अपॉन यूई का मान पुट करो तो डी इंटू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। ये बन गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। भाई साहब एमपी का आंसर आ गया, एमपी का मान आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। एक बात बताओ, जो हमने केस लिया जब इमेज यहां बने, इस डी को मैंने एक शब्द बोला था, नियर पॉइंट। मैंने 2 वर्ड सिखाए थे आपको कल, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। क्या आपको याद है? जब इमेज डी पर बने से नियर पॉइंट बोलते हैं। तो बताओ ये जो निकला, क्या ये नियर पॉइंट की मैग्निफिकेशन पावर है? हाँ सर, नियर पॉइंट की मैग्निफिकेशन पावर आई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। आपको एग्जाम में पूछता है, जब इमेज नियर पॉइंट पर बने, मतलब दृश्यता के पास वाले बिंदु पर 25 सेंटीमीटर पर बने, तो एमपी कितना होगा? डी भी दे देता है, एफ ई भी दे देता है। भैया आवर्धन क्षमता है, क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपको बस वैल्यू पुट करना है, डी पुट करो, एफ ई पुट करो, बस खत्म। टाइम पास वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में हमने परिमाण लिख लिया, मतलब जब आप ये यूज करोगे ना, तो इसमें बिना चिन्ह के लिखना, सब बिना चिन्ह के रखो सब, क्योंकि हमने यहां परिमाण लेके सॉल्व कर लिया भैया। अरे सही है भैया। चलिए डी का मान 25 लेंगे। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ जब इमेज पास वाले बिंदु यानी कि डी पर बने। सरल सूक्ष्मदर्शी जिसकी फोकल लेंथ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब अगर सॉल्यूशन याद है तो एमपी का आंसर है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कोई चिन्ह परिपाटी मत यूज करना। 1 प्लस डी का मान है 25, एफ का मान है 5 बट्टे बराबर 6 आंसर है। सर इसकी इकाई क्या है? कुछ नहीं है, यूनिट लेस होता ही है। ये भी मीटर में या सेंटीमीटर में, ये भी मीटर सेंटीमीटर, जो भी है कट गया, इकाई हीन होती है ये राशि। ठीक है। अब एक टफ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। अगर एग्जाम में आया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नियर पॉइंट पर है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन 1 डी अपॉन एफ ई,
ऑप्शन 2 Fe अपॉन डी, ऑप्शन 3 1 माइनस डी अपॉन Fe, ऑप्शन 4 1 प्लस Fe अपॉन डी। आपके नीट में क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या लिखोगे आंसर? तो बच्चों ने कहा 1 माइनस डी, क्यों? फॉर्मूला तो 1 प्लस डी पड़ा है। तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया है और एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया है तो हम समझ जाएंगे कि एग्जामिनर फॉर्मूला चाह रहा है। मतलब एग्जामिनर की सोच ये है कि भाई साहब 1 अपॉन यूई का मान रियलिटी में तो आया था माइनस का 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, वास्तव में तो आंसर ये आया था। तो एक मिनट, प्लस हो गया क्या? मैंने कुछ माइनस लिखना पड़ेगा क्या? चलो कोई बात नहीं। तो बताओ मैग्निफिकेशन पावर का मान d अपॉन यूई था, तो बताओ d अपॉन यूई का मान माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई, क्या ये माइनस का 1 प्लस डी अपॉन एफ ई है? या फिर एक मिनट, चलो ठीक है, आंसर तो ये होना चाहिए था, आंसर तो ये होना चाहिए। मैं बताता हूं वो भी सही है, समझना ध्यान से। अगर ये ऑप्शन देता तो ये भी सही था। परिमाण देगा तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये भी सही है। जनरली 99% यही देता है, इसलिए हम बाद में इसलिए हर बुक में ये लिखा होता है। अब इसमें ध्यान से देखना, सर ये 3 तो महा गलत है आंसर, ये तो गलत है। सर ये आंसर क्यों सही है? क्योंकि बच्चों ध्यान दो, इसमें d बराबर क्या नेगेटिव था, अतः ये 1 माइनस डी बटा एफ ई क्या 1 प्लस डी अपॉन एफ ई बन जाता? हाँ, मतलब यह चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि भाई फॉर्मूला बताओ, तो एग्जामिनर अपन से ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर हम कोई फॉर्मूला बता रहे हैं तो आप उसमें चिन्ह के अनुसार वैल्यू रखो। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो भैया फिर तो भैया आंसर होंगे 4, 5, 6, 7 जो भी है, टिक कर दो। फॉर्मूला बनाते वक्त या फॉर्मूला देते वक्त एग्जामिनर ऐसा सोच सकता है कि भैया हमने आपसे फॉर्मूला पूछा है और फॉर्मूले की कंडीशन होती है, फॉर्मूले में हर चीज चिन्ह परिपाटी से रखते हैं, तो आप डी को जब नेगेटिव रखोगे तो अपने आप ये प्लस बन जाएगा। ये भाव होता है एग्जामिनर का। जब भी एग्जामिनर कोई चीज का फॉर्मूला पूछता है आपसे, वैल्यू पूछेगा तो आप बिंदास होकर यूज करो, जो हम सिखा रहे हैं आपको। भाड़ में जाए माइनस, क्योंकि ऑप्शन 6 ही देगा वो। लेकिन जब एग्जामिनर फॉर्मूला पूछता है तो उसमें वो कभी कभी ऐसा सोच सकता है, या कभी कभी क्या वो सोच लेता है कि भाई साहब आप चिन्ह के अनुसार रखोगे ना तो डी तो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अरे कर लोगे? समझ में आई बात? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक नीट का क्वेश्चन आया था कि ये प्रकाश किरणें आई और इस दर्पण से टकराने के बाद ये वापस वैसा का वैसा रिटर्न हो गई। इसकी फोकस दूरी को f1 बोला, इसकी फोकस दूरी को f2 बोला, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अगर आपतित
वाइट है और ये वापस से रिटर्न हो गई। तो ध्यान से समझो, तो ये तभी संभव है जब व्हाइट वाली आई थी तो भैया ये तो फोकस पे गुजरेगी, हाँ ये तो फोकस पे होगी, तो ये तो फोकस पे मिली, इसका मतलब ये दूरी फोकस दूरी है, इसको बोलेंगे F1। यार ये वापस से रिटर्न तभी हो सकती है जब ये बिंदु इस लेंस, इस दर्पण का प्रकार, ये दर्पण का 2F हो। अगर ये C होगा, C का मतलब होता है 2F, यानी कि 2F2, तो भैया अपन 2F के बारे में जानते हैं, आएगा लौट के जाएगा, आएगा लौट के जाएगा। तो भैया हाँ, अब संभव है जब ये लौट के जाना ही है तो भैया लौट के वापस से चला जाएगा। मैं बता चुका हूं ये बिंदु 2F है, इसका मतलब मैं समझ गया कि यार ये दूरी तो है F1 और ये दूरी है 2F1। ये नीट का क्वेश्चन है। तो जो डिस्टेंस है इसको x माना, तो x यानी कि दूरी जो है इनके बीच में, उसका रियल आंसर तो है F1 प्लस 2F2, F2 सॉरी, हाँ F2, ये रियल आंसर है। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन था कि दूरी जो है वो है F1 माइनस 2F2। तो एग्जामिनर ने इसे सही किया, उसमें यह अलग बात है कि ये ऑप्शन था ही नहीं। ये इसलिए सही है क्योंकि F2 नेगेटिव है। अबे F2 कैसी है? नेगेटिव, तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा ना। तो ये आंसर सही है क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है, इसकी तो पॉजिटिव होती है, तो सही है। ये नीट का क्वेश्चन है ना, AIPMT का क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा, टाइम पास। ठीक है, तो ध्यान दो, ये आपको ऐसे ही याद करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं डायरेक्टली कि वैल्यू बताओ, तो आपको वैल्यू इसमें गड़बड़ मत करना है। कोई बच्चा माइनस लिख देगा, गड़बड़ हो जाएगी। माइनस सिर्फ फॉर्मूले में, अगर फॉर्मूला पूछे तो कभी कभी ऐसा कर सकता है, तो मैंने संभावना बता दी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल फॉर्मूला याद करना है। क्या चमक गया तुम्हें बात? बहुत सारी बात कर लिया यार अपन ने। तो ये मैग्निफिकेशन पावर आ गई नियर पॉइंट पर। चलो, तो मैंने सोचा कि यार ये मैंने केस पढ़ा जब इमेज डी पर बने, मैंने सोचा अब मैं दूसरा केस लेता हूं जब इमेज डी पर नहीं अनंत पर बने। मैं चाहता हूं जब इमेज डी पर नहीं, पास में नहीं, जितना दूर बन सकती है बन जा। एक तो जितने पास बन सकती है बन जा, देखिए जितना दूर बन सकती है बन जा। एक होता है जिंदगी में, तो जितनी पास आ सकती है उतनी आ जा, या जितनी दूर जाना उतना चली जा, बीच में मता, दर्द होता है। या तो जितना पास आना आ जा, या जितना दूर जाना है चल जा, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि मेरे प्यार में कितनी शक्ति है, कितनी कमी, कितना मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है। उसके बाद अपन दिमाग लगा लेते हैं। क्या सही है? तो ये वाली बात है, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो भैया, रेंज आ जाएगी अपने पास। ठीक है, चलिए, तो जब इमेज डी पर बनी तो निकाल गया। अब मैं केस 2 लेता हूं, केस टू, जब इमेज अनंत पर बने, तो इसका मतलब है VE का मान अनंत हो तो UE की गणना, उसके लिए UE क्या होना चाहिए उसकी गणना कर रहे हैं, उसके लिए UE करना है। ठीक है, चलिए फटाफट करो। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v की जगह माइनस अनंत लिख दिया, माइनस 1/u की जगह UE लिख दिया, बराबर 1/f की जगह प्लस FE लिख दिया। 1/ अनंत तो होता है 0, तो भाई साहब सॉल्व किया तो UE का मान आ गया माइनस FE, या UE का परिमाण आ गया FE के परिमाण के बराबर। UE का परिमाण FE के परिमाण के बराबर आ गया। ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट। चलिए, तो मैग्निफिकेशन पावर एट फार पॉइंट क्या होता है? फॉर्मूला 1 प्लस d/UE, बस UE की जगह FO लिख दो। सॉरी, d/UE फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? d/UE, UE की जगह क्या लिखो? FE, तो d/FE खत्म।
आपको सिर्फ परिमाण लिखने हैं इन फॉर्मूलों में, कैलकुलेशन आएगी, परिमाण लिखना बस, ओनली परिमाण लिखना। यार एक बात बताओ, ये d/f आया और ये पुराना कहां गया, ये 1 + d/f आया, बताओ कौन ज्यादा, ये वाला ज्यादा या वो वाला ज्यादा? तो आप कहोगे सर ये वाला ज्यादा। सर इसमें आवर्धन क्षमता अधिक है, इसमें आवर्धन क्षमता अधिक है। मैं आपको बताता हूं, ये अपन ने कर लिया, अब अपन कंक्लूजन की बात करते हैं। सर याद क्या रखना है, सर मैग्निफिकेशन पावर नियर पॉइंट पर आई थी 1 + d/fe और मैग्निफिकेशन पावर फार पॉइंट पर आई d/fe। मैग्निफिकेशन क्या होता है ये हम जानते हैं, θ/θ0। मैग्निफिकेशन पावर बराबर θ/θ0। बताओ मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होने का अर्थ क्या है, क्या थीटा ज्यादा होना, थीटा ज्यादा होना? थीटा ज्यादा होने का मतलब है मेरी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा हूं मैं, मतलब आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा आएगा, तनाव ज्यादा आएगा, आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा आएगा, इसलिए इस बिंदु को बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेन पॉइंट, अधिकतम तनाव बिंदु। नियर पॉइंट को बोलते हैं अधिकतम तनाव बिंदु। जब आप बुक को बहुत पास में पढ़ते हो तो आंखों पे ज्यादा तनाव लगता है। फार पॉइंट, दूर की चीज को पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा कोई बिल बोर्ड है उसको पढ़ रहे हो, आराम से दूर की चीज को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें मिनिमम तनाव, मिनिमम स्ट्रेन पॉइंट होता ही है, मिनिमम स्ट्रेन पॉइंट होता ही है। तो आपको कुछ भी दे सकता है, अधिकतम तनाव बिंदु पर मैग्निफिकेशन पावर निकालो, या कम से कम मिनिमम तनाव बिंदु पर मैग्निफिकेशन पावर निकालो, या नियर पॉइंट या फार पॉइंट, जो भी निकाले सब निकाल सकते हैं। क्या बात चमक गई है, देख लो ध्यान से, क्या बात चमक गई है। चलिए बच्चों, ठीक है, ठीक है। अरे θ0 से देखेंगे, ठीक है, वस्तु हमारे आंखों पे कितना कोण बना रही है। मैंने सूक्ष्मदर्शी से चीजों को देखा, सूक्ष्मदर्शी ने मेरी आंखों पे कोण बनाया, वही तो थीटा है। तो भैया मुझे सूक्ष्मदर्शी में ज्यादा आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ रहा है, इसलिए से बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन पॉइंट। मुझे सूक्ष्मदर्शी आराम से देखना पड़ रहा है, इसे मिनिमम स्ट्रेन पॉइंट बोलते हैं। होता है ना, कभी सूक्ष्मदर्शी तुमने देखा हो तो उसमें भी कुछ लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, वो वाली भी बात है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आप ये समझ गए बच्चों, मैग्निफिकेशन पावर की परास कहां से कहां तक है, d/fe से 1 + d/fe है। चलिए एक स्पेशल पॉइंट समझें, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये मेरी आंख है और आपको ये वस्तु देखनी है जिसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और आपको चश्मा लगा है,
आंख से चश्मे की दूरी t है, आंख से चश्मे की दूरी t है और आप वस्तु को देख रहे हो, तो बताओ चश्मा जिन लोगों के लग रहा है उसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि अब चश्मा ही आंख है, तो बताओ चश्मे से वस्तु की दूरी कितनी है, d माइनस टी। बताओ, अरे मैंने यहाँ चश्मा लगा रखा है, आंख से t दूरी पर है, तो चश्मा ही तो रास्तों में आंख है, चश्मा ही तो दिखा रहा है मुझे, तो d की जगह d माइनस टी पुट कर दो। अगर ये कोई लेंस रख दिया, ये लेंस रख दो, लेंस का मतलब है चश्मा रख दो, तो वो चश्मा ही मेरी आंख बन जाता है, और चश्मा ही आंख बन जाता है। स्लाइड बैक कर दीजिए। क्यों भाई, क्या हुआ स्लाइड बैक में, यूई का मान एफ ही आ गया। ठीक है, चलिए, तो भैया अगर ऐसा रख दिया, अगर ऐसे रख दिया तो परास, तो जो रेंज आएगी, तो भैया कुछ मत करो, डी माइनस टी कर दो जहां डी लिखा है, डी माइनस टी बटा एफ ई से 1 प्लस डी की जगह डी माइनस टी लिख दो बटा एफ ई। देखो ध्यान से, डी माइनस टी बटा एफ ई से 1 प्लस डी माइनस टी बटा एफ ई, ये परास आ गई। देखो ध्यान से भाई, अरे बोलो भाई चमकी के बाद। चलिए, अरे भैया क्या हुआ तुम्हें, स्लाइड बैक कर, चलो देख लो, स्लाइड बैक कर दी। एक बच्चा बोला स्लाइड बैक करो, श्री श्री श्री। जब इमेज अनंत पर बने तो v की जगह अनंत रख दिया, 1 अपॉन अनंत 0 होता है, बस यूई का मान माइनस एफ ई आ गया, यूई का परिमाण एफ ई के बराबर हो गया। फॉर्मूला था 1 डी अपॉन यूई, तो यूई को एफ ई लिखा तो डी अपॉन एफ ई बन गया। एफ तो ओनली डी के डिवाइड में है सर, क्या बोल रहे हो तुम, कॉपी कर रहे हो एक दूसरे के। एफ ओनली डी की डिवाइड में है, पागल तो नहीं हो गए तुम लोग, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, डी अपॉन एफ ई फॉर्मूला था, डी अपॉन यू ये फॉर्मूला था रियल, तो इसके लिए यूई का मान इतना आया, तो डी अपॉन यूई का मान, ये डी अपॉन यूई का मान ऐसे करके डी अपॉन एफ ई आ गया। ऐसे यहां पे सॉल्व करने पर ये आंसर डी अपॉन एफ ई आ गया, यूई का मान एफ ई आ गया। आपकी लाइन ज्यादा हो गई, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये स्पेशल पॉइंट में बोल रहे हो क्या बच्चों,
एफ ओनली डी की डिवाइड में है लास्ट में। अबे क्या बोल रहे हो, डी अपॉन एफ ई। लास्ट स्लाइड देखो सर। अबे क्या हुआ इसमें, सही तो है। डी अपॉन यू को डी अपॉन एफ ई लिख दिया, तो परास डी, डी की जगह पर डी माइनस टी लिखना है, तो डी माइनस टी बटा एफ ई, और ये 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो 1 प्लस डी माइनस टी अपॉन एफ ई। कोने पर देखो सर। अबे क्या दिखा रहे हो भैया तुम, क्या दिखा रहे हो मेरे भाई। 1 प्लस डी अपॉन एफ, हाँ तो 1 प्लस डी अपॉन एफ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है ठीक है, ओके ओके, मान लिया मान लिया, ओके 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 ओके। शक्तिमान, अरे तो वो तो समझ गए थे ना यार तुम। 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है, वो तो समझ गया था ना यार, तुम इंटेलिजेंट हो यार इतना तो। 1 प्लस, ठीक है। अबे हो गया भाई, चलिए चलिए, 1 प्लस डी अपॉन, ठीक है, कर लोगे क्या, ये सब कर लोगे। मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा दूं स्टार्ट, टाइम वैसे कम है, कोई बात नहीं फिर भी। तो ये सिंपल सूक्ष्मदर्शी हो गया। वस्तु को कहाँ रखते हैं आपने देख लिया बच्चों, ठीक है। तो ये सब, ये फाइनल था भैया, ये सब एग्जाम में आता तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए अब एक बात समझना, हमने 2 केस लिए कि जब इमेज डी पर बने और इमेज इन्फिनिटी पर बने। अगर टफ क्वेश्चन बनना होगा तो टफ क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, मैं आपको टफ क्वेश्चन में कौन सा बता दूं, टफ क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, पूछेगा तो क्या करेगा। हमें पता है एमपी का मान होता है डी अपॉन यूई, वो आपसे बोलेगा जब वीई का मान न डी हो न अनंत हो, 100 सेंटीमीटर हो, 100 सेंटीमीटर हो, वह मान लो एफ ई का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन पावर बताओ। ये टफ क्वेश्चन है। संयुक्त, ये सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में मैंने कहा वी का मान या तो डी हो या अनंत हो, उसने बोला दोनों नहीं है, 100 है, और एफ ई का मान कितना है, बोले 10 है, तो बोले एमपी बताओ। अगर कॉन्सेप्ट आता है, मैंने तुम्हें डेरिवेशन क्यों बताया, मैं चाहता तो तुम्हें 1 मिनट में से बता के खत्म कर सकता था सिलेबस बहुत जल्दी, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया ना तो तुमसे कभी ना होता। लेकिन अब क्या तुम्हारा दिमाग चल गया कि सर हमें यूई तो निकालना है, सर हमें यूई चाहिए, फॉर्मूला लगाते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। चलो फटाफट निकालो, तो इससे अपन निकालेंगे 1 अपॉन वी का मान कितना 100, लेकिन इधर आएगा तो -100, माइनस 1 अपॉन यू का मान यूई निकालना है, बराबर 1 अपॉन एफ कितना होता है +10। क्या आप इसको सॉल्व करके 1 अपॉन यूई बराबर, क्या इसको माइनस को कॉमन ले लो, माइनस 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 10, ये 10 और 10 11 बटे 100। तो बच्चों आपको दिख गया यूई का मान 100 बटे 11 आ गया, यूई का मान 100 बटे 11 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब बताओ, अब आपको क्या टफ लगा क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन पावर का मान कितना है डी अपॉन यूई, डी का मान कितना 25 फिक्स है, और यूई का मान कितना वो रहा 100 बटे 11, 100 बटे 11, तो आंसर होगा 25 गुणा 11 बटे 100, ये आंसर हो गया। अगर टफ मानो तो ये टफ है, इससे टफ कुछ नहीं आ सकता, ये जेई लेवल का क्वेश्चन हो गया। मैं तुम्हें हर बार वीई को या तो डी लिखता था या अनंत लिखता था, इसमें मैंने 100 दे दिया, तो क्या कोई पाप कर दिया, नहीं किया। हाँ 11 बटे 4 आंसर हो जाएगा, सही बात है। ये टफ क्वेश्चन है, अगर तुम कहो तो कि है टफ क्वेश्चन कुछ होता है तो ये टफ होता है, इससे कुछ नहीं हो, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पूरी बताई तुम्हें। मास्टर ये बता देते हैं, बच्चों को रटा देते हैं गधों की तरह, तो जब ऐसा आता है तो बच्चा मुंह देखता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, या फिर ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा 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 क्यों है, तब बोलना पड़ेगा। और अगर पढ़ा है पूरा तो धड़ 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 कर दिया,
ये अंतर है भैया। क्या चमक गया? टफ क्वेश्चन का है तो ये टफ क्वेश्चन है। हम बंधे हुए थे वी का मान, या तो हम डी लेते थे या अनंत लेते थे। मैंने भैया बीच का ले लिया, कोई ना कोई। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपन है सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये क्या होता है, ध्यान से देखो। इसमें दो लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं। वस्तु के पास जो होता है, अच्छा लेंस भी कौन से होते हैं, दोनों उत्तल। वस्तु के पास वाला छोटा होता है, इसे बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक यानी कि इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकस दूरी को एफओ कहेंगे। थर्ड पॉइंट, आंख के पास वाला लेंस बड़ा होता है, इसे बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र या नेत्रिका लेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में आईपीस लेंस। आईपीस, इसकी फोकस दूरी को एफ ई कहेंगे। बस ये दो चीज है, ये दो चीज है। कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है मैंने आपको बता दिया। ये छोटा होता है एफ ई एफ ओ, और ये बड़ा होता है, ठीक है। एक और मैं आपको बता दूं, अभिनेत्र अभिदृश्य लेंस में, अभिदृश्य लेंस में, अभी मैं बनाऊंगा तो सब चमक जाएगा। अभी से भी ये दिखा रहा हूं, एक छोटा एक बड़ा, एक का नाम ये एक का नाम वो। तो शब्दों को देखते रहो, रट लो, याद करो ये क्या है। वस्तु के पास वाले को क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक। आंख के पास वाला की क्या बोलते हैं, अभिनेत्र। अभिदृश्यक में आवर्धन। अब बच्चों देखो, एक लेंस ऐसा होता है, मान लो इसमें वस्तु की दूरी को बोल दिया UO और इसकी फोकस को FO बोलते हैं। इससे इमेज बनी VO पर। तो बच्चों आपको आवर्धन पता है, MO बराबर क्या होता है, आवर्धन का लेंस में फॉर्मूला V/U होता है। तो क्या इसको V0/U0 बोलोगे। आवर्धन का फॉर्मूला क्या मैंने आपको सिखाया है ऐसा? हाँ, एक और चीज मैंने आपको सिखाई है, 1/V - 1/U बराबर 1/F। तो भाई साहब आप 1/V को, या फिर डायरेक्ट लिख दूं मैं, ये V को लिख सकते हो UF/U - F। तो V/U को आप लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो FO/U - FO। क्या आपको दिख रहा है बच्चों?
MO को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले से V का मान इतना आ गया, तो बताओ V अपॉन U का मान क्या आपको दिख रहा है? F अपॉन U माइनस F होगा। अरे आ गया? ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं। और अब आप ध्यान से सोचो, यदि FO को बढ़ाएंगे तो आपको दिख रहा है MO बढ़ेगा। यदि FO को बढ़ाओगे तो MO बढ़ेगा। ये गणित पे डिपेंड करता है। आपकी गणित सही है तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर सही बात, बढ़ेगा। क्योंकि FO को बढ़ाओगे तो ऊपर की बढ़ेगी और नीचे की घटेगी। अब ऊपर की बढ़े या नीचे की घटे, दोनों केस में MO बढ़ेगा। ये गणित है। ये लेंस तो मैं, अच्छा लेंस वेंस क्या है मैं तो ये बना देता हूं तुरंत। एक छोटा सा लेंस यहां होता है, एक बड़ा सा लेंस यहां होता है। यहां से हमारी आंख होती है, आंख के पास वाला है इसे बोलते हैं अभिनेत्र FE, और ये वस्तु के पास है इसे बोलते हैं FO। वस्तु कहां है? वस्तु इधर कहीं है, मैं बताऊंगा कहां पे। तो ये दो लेंस होते हैं, इनके नाम है ना, ये अभिदृश्यक, ये वस्तु का अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक, और ये अभिनेत्र। ये क्या बना रहा हूं मैं? ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना रहा हूं। तो ये नाम है, बाकी इनको एक बार देख लो आप, बाकी इनको एक बार देख लो। ठीक है, ये FO है, तो भैया इधर इसका फोकस FO यहां बनाना पड़ेगा, और ये 2FO बनाना पड़ेगा। वस्तु ये रही, ये वस्तु है। वस्तु की दूरी को UO बोल देंगे। अब तुम कॉमन सेंस से बताओ इस वस्तु की इमेज कहां बनेगी? ये तुम्हें इसलिए मैंने सिखाया था कि FO और ये 2FO। बताओ इस वस्तु की इमेज कहां बनेगी? ये हरी वस्तु है, कहां बनती है? F और 2F के बीच में जो होता है। तो वेरी गुड, 2F के परे। तो आपको पता है 2F के परे। और क्या ये इमेज बड़ी बनेगी? हाँ सर बड़ी बनेगी। ये इमेज बनी, इसको बोलते हैं HI1, हाइट ऑफ इमेज 1। ये इमेज है पहली, जो कि बड़ी है, उल्टी है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, बहुत बढ़िया। बच्चों जो हमने अभिनेत्र लेंस रखा है, जिधर हमारी आंख है उधर को लेंस को अभिनेत्र बोलते हैं। इसको इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये वस्तु इसके फोकस और वक्रता ये प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए। ये है FE। क्योंकि मुझे पता है फोकस और इसके बीच में जब आता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट को साइड में बता दूं, गड़बड़ मत करना। ये कल बताया था, आज भी बताया था। अगर वस्तु को फोकस और इसके बीच में बना दोगे तो इसकी इमेज उधर ही बनेगी और आभासी बड़ी बनेगी, बड़ी आभासी बनती है। ये याद है आपको? फोकस। तो यहां इसका उल्टा हो रहा है, वस्तु ऐसी है तो कोई बात नहीं, इसकी इमेज ऐसी बन जाएगी। क्या ही फर्क पड़ता है? सीधी थी तो ऊपर बनेगी, नीचे तो नीचे बनेगी। ये कॉन्सेप्ट यहां पे काम आ रहा है ना? याद करो इसको, ये याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है, याद करो, याद करो मेरे बाल को। अब सोच, ये वस्तु है। अच्छा मुझे बताना, सुनना, ये जो इमेज बनी है HI1, ये बड़े वाले लेंस के लिए क्या वस्तु का कार्य नहीं करेगी? करेगी। ये बड़े वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी, तो इसकी लेंस से दूरी को
यूई बोलेंगे। अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, पहले लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज HI1 वस्तु का काम करेगा बड़े लेंस के लिए, इसीलिए इसकी बड़े लेंस से दूरी को बोलेंगे यूई, यानी कि अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी। क्या बात चमक गई? बात चमक गई? बढ़िया। आपको अगर थ्योरी लिखनी हो तो इस वीडियो को फिर से देखना और धीरे धीरे पॉज रोक रोक के बातों को लिख लेना, ठीक है? चलिए, चलो अब मैं लिखता हूं। मुझे बताओ, ये जो HI1 है ये क्या F अभिदर्शक लेंस से बनी गई इमेज है? तो बताओ, इससे इमेज की दूरी को क्या मैं VO बोलूंगा? अरे ये HI1 जो है ये अभिदर्शक लेंस के लिए इमेज है, ये इमेज है किसका? अभिदर्शक का, अभिदर्शक का, या यह वस्तु है अभिनेत्र के लिए। ये सब लिख दिया मैंने यार, अभिनेत्र के लिए। चलिए, इसलिए मैंने इसको VO लिख दिया, इसको UE लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब बताओ, आपको कॉन्सेप्ट पता है, F फोकस और O के बीच में आती है तो इमेज बड़ी बनती है। तो बच्चों इसकी इमेज मैं बना के भी दिखा दूं, चाहिए तो तुम्हें इसकी इमेज बना के दिखा दूं मैं। एक लाइन जाएगी जो कहां से गुजरेगी? इधर फोकस होगा इसका, FE मान लो, FE फोकस से गुजरेगी, दूसरी इधर से गुजरेगी। अब ये तो क्या है कि मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ढंग का बना दो यार। ये कहीं ना कहीं फोकस से इधर से गुजरेगी, ठीक है? इनको पीछे मिलाने पर मुझे नहीं पता कहां मिलेगी, लेकिन जहां भी मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी बड़ी सी। हमें नहीं पता ये कहां है, जहां भी है ये बड़ी इमेज बनी। इसको लिखेंगे HI2, बड़ी इमेज। ये HI1 की तुलना में तो सीधी है, लेकिन ओरिजिनल वस्तु की तुलना में उल्टी है। ये जो बनी ये HI1 की तुलना में सीधी व ओरिजिनल कौन है? ये HO ओरिजिनल की तुलना में उल्टी है। जल्दी बताओ, बात समझ में आई क्या? पर आंख यहां है, यहां पर आंख है भैया, ये आंख, ये आई, आंख इधर है भाई। तो जल्दी बताओ, आंख से बनाया गया कोण क्या यही है जिसको थीटा कहेंगे? और ये थीटा है तो सम्मुख कोण ये भी थीटा होगा। जल्दी जल्दी बताते जाओ जमुरों, जल्दी बताओ। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान निकालो, बताओ थीटा का मान निकालो। tan थीटा का मान कितना होगा? HI1 बटा UE। tan थीटा लगभग बराबर है थीटा के बराबर, क्या लिखेंगे? HI1 बटे UE। आपको दिख रहा होगा ये HI1 और ये UE, दिख रहा है आपको? ये UE, ये HI1, ये कौन है? थीटा। ये तो ये लिख दिया। समीकरण नंबर 1, व थीटा नॉट का वैल्यू तो HO अपॉन D था, वो तो फिक्स है ही सही। थीटा नॉट तो इतना है ही सही। तो बताओ मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी? थीटा बटे थीटा नॉट बराबर HI1 बटे UE बटे HO बटे D। तो ये हो जाएगा बच्चों HI1
बटे यूई इंटू डी अपॉन एच ओ। ध्यान से देखो, ये HI1 अपॉन HO क्या है, यहां HI1 बटे HO बराबर MO है। देखो ध्यान से, ये MO है। 2 मिनट और रुक जाओ, देख लो। MO क्या है सर? अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन। अभिदृश्यक के लिए ये वस्तु है और ये इमेज है, तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बताओ। इसका आवर्धन MO बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी इमेज है ये HI1, तो HI1 बटे ऑब्जेक्ट HO। क्या ये बात चमकती है तुम्हें? क्या ये बात समझती है? मैं बस फॉर्मूला डिराइव करके छोड़ दूंगा, डोंट वरी। जल्दी जल्दी बोलते रहो, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। MO है कि नहीं है? इस लेंस की आवर्धन हाँ है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो भैया मैग्निफिकेशन पावर किसकी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बराबर ये बन गया MO इंटू डी अपॉन यूई। अरे यार याद आया मुझे, तो ये डी अपॉन यूई तो क्या है यार? ये तो पिछली बार अपन ने पढ़ा था। एक लेंस जब होता था तो उसमें ये तो एक लेंस की मैग्निफिकेशन पावर है, एक लेंस की। सरल सूक्ष्मदर्शी में सर आपने पढ़ाया था सर यूई है, मतलब ये सर ये जो लेंस है ना, आईपीस लेंस, ये इसके लिए मैग्निफिकेशन पावर है, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस था। एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पावर आती है डी अपॉन यूई। तो सर ये तो मैग्निफिकेशन पावर है आईपीस लेंस के लिए। अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता, अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता है सर ये। सर ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, और ये क्या है? MO अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता या अभिदृश्यक का आवर्धन। अभिदृश्यक का आवर्धन भाई साहब, अभिदृश्यक है ना, दृश्यक समझ जाओगे। अभिदृश्यक का आवर्धन ये लिख दिया मैंने, MO, ये रहा MO, ये लो। तो भाई साहब फाइनल फॉर्मूला बना MP संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बराबर MO इंटू MP ऑफ आईपीस लेंस। हर शब्द का अर्थ मैंने बता दिया आपको। अब आपको केस 1 करना है जब VE बराबर D हो, और केस 2 करना है जब VE बराबर अनंत हो। इसको करोगे तो आपका आंसर मिलेगा MP बराबर MO इंटू, जब D होगा तो आंसर आएगा 1 प्लस D अपॉन FE, और इसको करोगे तो आंसर आएगा MP बराबर MO इंटू D अपॉन FE। ये स्वयं करने के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क में चेक करना। ये होमवर्क में चेक करना आप लोग कि आया कि नहीं आया। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर अभिदृश्यक की आवर्धन इंटू अभिनेत्र की आवर्धन क्षमता। इस पे नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये दे देता है, ये दे देता है, ये पूछ लेता है, 3 में से 2 देकर 1 पूछ लेगा, कुछ ना कुछ पूछ लेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। कल इसके बारे में और बात करेंगे। कल तक ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि कल में ये तो मैंने माइक्रोस्कोप, कल टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा, वो ऐसा ही होगा। ये सब याद होना चाहिए आपको। चलिए भाई, बाय बाय।